दोस्तों आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल पर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड 250 कोर्सेज मिलेंगे जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स ऑनर्स और एम इकोनॉमिक्स के कोर्स सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा यूजीसी नेट का सिलेबस हम आप बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का, इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विसेज के। इसके अलावा डिफरेंट स्टेट बोर्ड में पीजीडी इकोनॉमिक्स की जो वैकेंसी निकलती है उनके भी हम सिलेबस प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सारे के सारे कोर्स आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों को एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं द लिमिट प्राइस लिमिट थ्योरी। तो बच्चों इससे पहले हमने ओलिगोपोली के कई सारे मॉडल पढ़े हुए हैं जिसमें क्रूनो मॉडल है, एजवर्थ मॉडल है, इसके अलावा बर्ट्रेन मॉडल है। तो ये सारे के सारे जो ट्रेडिशनल आप कह सकते हो ओलिगोपोली मॉडल है, ये मान के चलते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग फर्म है इंडस्ट्री में वो एक दूसरे के आउटपुट और प्राइस को डिसाइड करते हैं। यानी कि जब डिसीजन फर्म लेती है तो जो कम्पिटिटिव फर्म मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है उसके प्राइस और आउटपुट के डिसीजन को ध्यान में रख के ही अपना प्राइस और आउटपुट का डिसीजन लेती है। लेकिन आप देखेंगे तो रिसेंट ईयर में कुछ ऐसी थ्योरी भी डेवलप होने का प्रयास किया गया जिसमें ये बताने की कोशिश की गई कि फर्म जो भी आउटपुट और प्राइस के बारे में डिसीजन लेती है वो न केवल वर्तमान में जो फर्में होती हैं उनके बेस पर लिया जाता है, बल्कि जो आने वाली फर्में हैं, जो एग्जिस्टिंग फर्में हैं उनके बेस पर लिया जाता है, बल्कि जो पोटेंशियल एंटर हैं यानी कि जो संभावित एंट्री करता है, जो फ्यूचर में मार्केट में एंटर कर सकते हैं, उनके प्राइस और आउटपुट डिसीजन पे भी डिसीजन बेस होता है। यानी कि एक फर्म का ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इस तरीके से प्राइस सेट करे कि जो न्यू एंटर हैं या आप कह सकते हो पोटेंशियल एंटर है वो मार्केट में एंटर ही ना करें। तो वो जो प्राइस है उसी को बच्चों हम बोलते हैं प्राइस लिमिट। तो यहाँ पे बच्चों हम आपसे डिस्कस करने वाले थे थ्योरी ऑफ प्राइस लिमिट। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि प्राइस लिमिट थ्योरी जो है वो डेवलप करने का जो काम किया है वो ब्रेन ने किया है। इसके अलावा एंड्रयूज़ हैं, एक मिनट, हाँ, इसके अलावा मोडगियानी हैं, जगदीश भगवती हैं। तो ये सारे के सारे लोगों ने आपका जो डेवलप किया, तो ये सारे के सारे टॉपिक हम आगे फर्दर कंटिन्यू भी करेंगे। और इस वीडियो में हम आप बच्चों को जो समझाने वाले हैं वो बेन का प्राइस लिमिट थ्योरी समझाने वाले हैं बच्चों। इसके अलावा हम जगदीश भगवती का, मोडगियानी का, इन सब के बारे में भी हम आपको आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। और अगर आप मान लीजिए किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में हो जहाँ पर ये सारे के सारे टॉपिक लगते हैं तो आपके कोर्स के अंदर ही हम अवेलेबल करा देंगे। तो बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम डिफरेंट यूनिवर्सिटी के यूजी पीजी के अलावा यूपीएससी, बीपीएससी, इसके अलावा स्टेट पीसीएस, तमाम तरीके के कोर्सेज हम प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आपके पास इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स होने के बाद आपको किसी और जगह आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, तमाम कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो बच्चों मैं आपको ये बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप हमारी कोर्सेज को एक्सेस करना चाहें तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। इसके अलावा प्लेलिस्ट हमने बना रखी है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे भी आप जाके हमारी वीडियो जो है, जो डेमो वीडियो है वो आप देख सकते हो। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि जो वर्क किया था बेन ने, उनका नाम था नोट ऑफ प्राइसिंग इन मोनोपोली एंड ओलिगोपोली 1949 में। इसके बाद उन्होंने एक बुक पे काम किया था, बैरियर टू न्यू कॉम्पिटिशंस, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने जो अपनी प्राइस लिमिट थ्योरी है उसको डेवलप किया। तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि प्राइस लिमिट का क्या मीनिंग है, क्योंकि जब तक आप प्राइस लिमिट का मीनिंग नहीं समझोगे तो उसको हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको एक पेज अलग से ले लेता हूँ और मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। एक मिनट, ठीक है, ओके। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों, बहुत ध्यान से आप समझिएगा। एक होता है, देखिए, एक होता है कंपिटिटिव प्राइस। कंपिटिटिव प्राइस तब होता है जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई हो। बिल्कुल सिंपल तरीके से याद रखिएगा, जब डिमांड इक्वल टू सप्लाई है उसको कंपिटिटिव प्राइस बोलते हैं। यानी कि आप ये भी कह सकते हो कि जब ए आर इक्वल टू एम सी होता है, अगर किसी केस में ए आर और एम सी बराबर होते हैं तो वो होते कई बार कंपटीशन में जब ए आर जो होता है वो एम सी जो होता है वो ए आर को कट करता है, तो वो कंपिटिटिव प्राइस है। यानी कि ये ऐसा प्राइस है जिस पर कंपिटिटिव प्राइस है। दूसरा मोनोपोली प्राइस होता है, मोनोपोली प्राइस। तो मोनोपोली प्राइस क्या होता है, जहां पे एम सी इक्वल टू एम आर होता है। ये अपना मोनोपोली प्राइस डिसाइड करने का एक तरीका है। हम यहां पे बात कर रहे हैं प्राइस लिमिट की, प्राइस लिमिट। तो प्राइस लिमिट हमेशा इन दोनों के बीच में आती है, क्योंकि अगर एक ओलिगोपोली ऐसा प्राइस रखता है जो कॉम्पिटिटिव प्राइस के बराबर है तो उसको कोई प्रॉफिट होगा नहीं,
और अगर वो ऐसा प्राइस रखता है जहां पर मोनोपोली प्राइस हो तो डेफिनेटली नई फर्में मार्केट में एंटर करने की कोशिश करेंगी। जैसे मान लीजिए, देखिए मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूं, अगर आपको मेरी बात समझ में आ जाए, और अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई तो फिर आपका फ्यूचर के लिए ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है ये बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ABC 3 फर्में हैं, उन्होंने क्या किया, अपने आप को एक ग्रुप बना लिया जिसको हम बोलते हैं कॉलिजन। ठीक है, कॉलिजन बना लिया, कॉलिजिव ओलिगोपोली हो गया, तो उनका एक ग्रुप बन गया। अब उस ग्रुप की जो कॉस्ट आ रही है, हम ये मान के रहे हैं कि जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मान लीजिए वो आ रही है 50 रुपये पर यूनिट। ठीक है जी, 50 रुपये पर यूनिट आ रही है। और अगर ये डिसाइड कर लें कि हम तो जी मोनोपोली प्राइस रखेंगे, मोनोपोली प्राइस रखेंगे, हम रखेंगे मोनोपोली प्राइस, यानी कि हम तो प्राइस ऐसा रखेंगे जहां पर हमें ज़बरदस्त प्रॉफिट हो। तो उन्होंने मोनोपोली प्राइस रख लिया 100 रुपीज़, यानी कि उनको पर यूनिट 50 रुपीज़ प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन ये 50 रुपीज़ प्रॉफिट जो है वो नई फर्मों को अट्रैक्ट करेगा मार्केट में आने के लिए, यानी कि शॉर्ट रन में तो उनको प्रॉफिट होगा लेकिन लॉन्ग रन में प्रॉफिट नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे ही मार्केट में नई फर्में आएंगी, नई फर्में क्योंकि आएंगी इसलिए डेफिनेटली जो मार्केट में सप्लाई है वो बढ़ेगी। मार्केट में जब ज़्यादा सप्लाई बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्राइस पे प्रेशर पड़ेगा, अनसर्टेनिटी आएगी, यानी कि हो सकता है कि इस प्राइस पे लॉन्ग रन प्रॉफिट जो है, शॉर्ट रन प्रॉफिट जो है वो 50 रुपीज़ पर हो, लेकिन लॉन्ग रन में फर्मों को लॉस होगा क्योंकि नई फर्में मार्केट में आ जाएंगी। अब एक लिमिट प्राइस बनाते हैं। लिमिट प्राइस का क्या मतलब है बच्चों? लिमिट प्राइस बनाते हैं यानी कि फर्म को ये पता करती है कि जो न्यू फर्म आती है उसकी कॉस्ट कितनी आएगी। अब देखिए याद रखिएगा, जो एग्जिस्टिंग फर्म है उनकी कॉस्ट हमेशा कम आएगी क्योंकि उनके पास स्किल है, उनके पास इकोनॉमीज ऑफ स्किल है, उनके पास नॉलेज है, उनके पास मार्केट के बारे में पूरी जानकारी है। इसलिए जो नई फर्में हैं उनकी कॉस्ट डेफिनेटली उन फर्मों से ज़्यादा आएगी जो कि अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं। यानी कि जो नई फर्में मान लीजिए उनकी कॉस्ट 80 रुपीज़ आती है, 80 रुपीज़ आ रही है, तो डेफिनेटली अगर प्राइस आप 100 रुपये रखोगे तो जो 80 रुपये वाली फर्म है यानी कि जो न्यू फर्म है वो एंटर कर जाएगी। लेकिन अगर हम प्राइस को 80 रुपये रखें तो नई फर्म एंटर नहीं कर सकती, या हम प्राइस को 80 रुपये से भी कम कर लें, प्राइस को 75 कर लें या प्राइस को 60 कर लें, यानी कि कोई भी ऐसा प्राइस रख लें जो कि इसके बीच में हो। यानी कि अगर 50 रुपये रखोगे, 50 रुपये प्राइस रखोगे तो इसे कंपटीटिव प्राइस बोलते हैं, और 100 रुपये प्राइस रखोगे तो इसको मोनोपोली प्राइस बोलेंगे। लेकिन अगर आप इसके बीच में कहीं प्राइस रखते हो तो इसको बोलेंगे प्राइस लिमिट, यानी कि जितनी कॉस्ट आ रही है न्यू एग्जिस्टिंग फर्मों की उतनी कॉस्ट को आपको रखना है, जिसको कि हम बोलते हैं लिमिट प्राइस। तो बच्चों ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है। अब मैं आपको डायग्राम के माध्यम से भी इसको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो बेसिकली हमने यहाँ तक जो समझाने की कोशिश की है वो यही समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से ये ब्रेन की लिमिट प्राइस थ्योरी है, और लिमिट प्राइस क्या है वो भी मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ, और ये भी आपको बता चुका हूँ कि जो ओलिगोपोली होता है वो शॉर्ट रन प्रॉफिट की जगह लॉन्ग रन प्रॉफिट को प्रेफर करता है। कुछ एजम्पशन है बच्चों वो हम एक बार देख लेते हैं। प्रोडक्शन ऑफ द फर्म ऑलरेडी स्टेबलाइज आर होमोजीनियस, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो होमोजीनियस गुड्स बना रही हैं। कॉलिजिव ओलिगोपोली है जो कि अपना लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का काम कर रहा है। इसके अलावा डिमांड कर्व गिवन है इंडस्ट्री का, तो ये सब हमने एज्यूम कर लिया है। इसके अलावा डिमांड कर्व के अकॉर्डिंग हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। अब ब्रेन ने कहा कि जो हम लिमिट प्राइस बनाएंगे, लिमिट प्राइस का मतलब है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो न्यू फर्म आएंगी उनकी कॉस्ट कितनी आएगी, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि न्यू फर्मों की कॉस्ट कितनी आएगी तो आप प्राइस कैसे डिसाइड करोगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि न्यू फर्म की कॉस्ट 80 रुपये है, 80 रुपीज़ आएगी। ठीक है, जो ये वाली फर्म है, जो एग्जिस्टिंग फर्म है सॉरी, उनकी कॉस्ट 50 रुपये आ रही है, लेकिन जो नई फर्में आएंगी उनकी कॉस्ट 80 रुपये आएगी। तो किस बेस पे ये डिसाइड होगा? जो बेस है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एंटर कितनी होगी, प्राइस इलास्टिसिटी कितनी है डिमांड की, साइज ऑफ मार्केट कितना है, इसके अलावा लेवल डिमांड कर्व का शेप और कॉस्ट कर्व का शेप कैसा है। तो ये सब बातों पर डिसाइड होता है कि जो एंटर करेगी नई फर्में उनकी कॉस्ट कितनी आएगी। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं, अब क्या मान के चल रहे हैं बच्चों, कि जो नई फर्में आने वाली हैं उनकी कॉस्ट डेफिनेटली जो एग्जिस्टिंग फर्में उनसे ज़्यादा होगी, क्योंकि नई फर्मों को उतना स्किल उनके पास नहीं है, उतना अनुभव उनके पास नहीं है, उतना उनके कच्चे माल की पकड़ नहीं है जितनी कि एग्जिस्टिंग फर्मों के पास है। तो किस तरीके से ये मॉडल अपना डायग्राम बनाता है वो मैं आपको बनाता हूँ। यहाँ पे देखिए शॉर्ट डायग्राम बना रखा है, लेकिन मैं आपको फुल फ्लैश डायग्राम बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो देखिए हम यहाँ पे एज्यूम करके चल रहे हैं, मैं आपको इस पर बना देता हूँ डायग्राम।
हाँ चलिए मैं यहीं बना देता हूँ आपके लिए डायग्राम। देखिए सबसे पहले तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से देखिए हम बनाने की कोशिश करेंगे आप बच्चों को समझाने के लिए। देखिए सबसे पहले हम ये मान रहे हैं कि ये हमारा AR है, एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है, और ये हमारा यहाँ पे हमारा मिड पॉइंट ले लेते हैं, यानी कि इस पॉइंट पर ये हमारा MR है। अब देखिए थोड़ा बहुत अगर साइज इधर हो तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये हमारा AR है, ये हमारा MR है, ठीक है। ये फर्म का मार्केट का है, इसका मतलब ये हमारा डिमांड कर्व है। दूसरा हम ये मान के चल रहे हैं कि कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री है। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री का मतलब है कि जो LAC होगा और जो LMC होगा वो बराबर बराबर होगा, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं, ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि फर्म का जो LAC है, LMC और LAC बराबर बराबर है, और ये किसका है, एग्जिस्टिंग फर्म का। EF का मतलब है एग्जिस्टिंग फर्म, यानी कि जो मार्केट में ऑलरेडी मौजूद है उनके लिए। अब अगर मान लीजिए कि अगर आप मोनोपोली कंपटीशन में हो, अगर आप मोनोपोली कंपटीशन में हो, या आप कह सकते हो कि आप अगर आप वैसा प्राइस रखते हो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट है, तो आप Q1 क्वांटिटी बेचोगे और प्राइस चार्ज करोगे ये वाला, जिसको क्या उन्होंने बोला है PM, यानी कि मोनोपोली प्राइस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो प्रॉफिट एरिया है, आप देखिए यहाँ पे लेके अगर हम इसको C1 बना देते हैं, C1, ठीक है जी, तो ये हमारा प्रॉफिट एरिया। इसके अलावा एक और हम बना लेते हैं जिसको हम बोल रहे हैं ये वाला कर, दिस वन, इसको हम बोल देते हैं PL, प्राइस लिमिट। ये भी हम लेके चल रहे हैं बच्चों, ठीक है। प्राइस लिमिट है हमारी, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये हमारी कॉस्ट मान लीजिए 50 रुपये आ रही है और प्राइस लिमिट 80 रुपये है और मोनोपोली प्राइस 100 रुपये है। तो यहाँ पे हमें लिख देते हैं LACP, पोटेंशियल एंटर, इक्वल टू LMC, ठीक है जी। अब आप बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये जो कॉस्ट है ये एग्जिस्टिंग फर्मों की है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फर्म जो है वो अपना प्राइस रखती है, प्राइस क्वांटिटी बेचती है, QM क्वांटिटी रखती है और PM प्राइस बेचती है, तो जो प्रॉफिट होगा वो ये वाला हिस्से का प्रॉफिट होगा। इसको नाम भी दे देते हैं H और E, यानी कि ये वाला हिस्सा देखिए मैं इसको शेड कर रहा हूँ, ये हिस्सा प्रॉफिट होगा। अगर ये हिस्सा प्रॉफिट होगा अगर वो मोनोपोली प्राइस रखता है, और अगर वो ये वाला प्राइस रखता है तो भी उसको प्रॉफिट होगा, तब उसको ये वाला प्रॉफिट होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं उम्मीद कर रहा हूं। यानी कि ये वाला प्रॉफिट तब होगा ये वाला हिस्से का जब वो ये वाला प्राइस रखता है, ठीक है। इसको हम नाम अगर देते हैं तो यहां पे हम लिख देते हैं इसको G, यानी कि इस केस में अगर वो प्राइस रखता है 100 रखता है तो उसको प्रॉफिट कितना होगा, उसको प्रॉफिट होगा C1, क्योंकि कॉस्ट तो उसकी ये वाली है, PM, H और E, ठीक है। अगर वो प्राइस रखता है 80, प्राइस 80 रखता है, इसका मतलब ये हुआ कि उस केस में उसको प्रॉफिट होगा C1, PL, G और E, यानी कि दोनों ही कंडीशन में उसको प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल दोनों ही कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर आप सही तरीके से देखोगे तो ये वाला जो प्रॉफिट है ये शॉर्ट रन में ही मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये वाला प्रॉफिट जो है वो नई फर्मों को एंटर करा देगा, और अगर नई फर्म एंटर कर जाएगी तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में अनसर्टेनिटी की वजह से प्रॉफिट गिरेगा। लेकिन अगर वो ये वाला प्राइस रखता है तो नई फर्म एंटर करने से डरेंगी, और अगर नई फर्म एंटर करने से डरेंगी तो डेफिनेटली उसको फायदा ही होगा। बच्चों यहाँ पर हम आपको एक पॉइंट और एक बात और बता देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारी ED जो है वो इक्वल टू 1 है, मान लीजिए, ठीक है। तो वो ऐसा भी, या मान लीजिए चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं, थोड़ा सा डायग्राम इस तरीके का हो गया है, होना तो उसको नीचे चाहिए था, लेकिन मान लीजिए ED जो है वो लेस देन 1 पे ले लेता है, मान लीजिए यहाँ पे ले लेता है। सपोज कीजिए हम यहाँ पे ED इक्वल टू 1 मान रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ED इक्वल टू 1 मान रहे हैं। डायग्राम ये कहने की कोशिश करता है कि अगर उसको और सेफ चाहिए जोन, और सेफ जोन चाहिए, वो चाहता है कि और सेफ जोन रहे, तो वो इस ऐसी जगह प्राइस डिसाइड कर सकता है जहां पर ED लेस देन 1 हो, ठीक है। ऐसी जगह अगर वो प्राइस डिसाइड करता है जहां पे ED लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ
कि जो MR होगा वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब अगर नई फर्म एंटर करती है तो उसको लॉस के अलावा कुछ नहीं होगा। तो अगर वो इस जगह की जगह यहाँ पे प्राइस डिसाइड करता है, मान लीजिए यहाँ पे प्राइस डिसाइड कर लेता है, ये वाला प्राइस डिसाइड कर लेता है मान लीजिए, तो इट विल बी मोर सेफ, यानी कि ज़्यादा सेफ होगा। तो बच्चों यही है पूरा का पूरा कंसेप्ट, और मैंने आपको समझाने की कोशिश की, डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की। तो बेसिकली हमें प्राइस लिमिट थ्योरी बताती है कि एक ओलिगोपोली फर्म इस तरीके से प्राइस डिसाइड करती है कि नई फर्में एंटर कर ही ना सके, इसी प्राइस को प्राइस लिमिट कहा गया है। और ये पूरी की पूरी प्राइस लिमिट थ्योरम है बच्चों, जो हमने आपसे डिस्कस किया है इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं ये रिमूव कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डायग्राम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, सारी बातें हमने इसमें जोड़ दी। तो यहाँ पे बच्चों डायग्राम का एक्सप्लेनेशन हमने दिया हुआ है, आप चाहे तो देख लीजिएगा। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर मान लीजिए किसी वजह से जो मोनोपोली प्राइस है वो लेस देन ए लिमिट प्राइस से, तो वो मोनोपोली प्राइस ही रखेगा। तो मैं आपको ये भी आपको समझा देता हूँ ये क्या कहना चाह रहा है कि देखिए, अगर मान लीजिए ये लिमिट प्राइस जो है, मान लीजिए ये 100 रुपये चार्ज कर रहा है, लेकिन अगर नई फर्म एंटर करती है उसकी कॉस्ट 120 रुपये आ रही है, मतलब नई फर्म एंटर करने की जो कॉस्ट है वो 120 रुपये, जबकि मैं तो 100 रुपये चार्ज कर रहा हूँ, तो मैं 100 रुपये ही अपना प्राइस रखूँगा। ये समझाने की कोशिश की जा रही है बच्चों इस पूरे के पूरे टॉपिक में। तो यहाँ पे बच्चों ये हमें एक थ्योरम बताई हुई है, एक फार्मूला बताया हुआ है। यहाँ पे उस एफिशिएंसी आप कह सकते हो, ये शर्त है जो कि कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो PL का मतलब है प्राइस लिमिट, PC का मतलब है कंपिटिटिव प्राइस। तो जैसे मान लीजिए 80 रुपये प्राइस हमने रखा अपॉन -50 अपॉन 50, तो ये आपको बता देगा कि आपकी प्राइस लिमिट कितनी है। यानी कि अगर हम परसेंटेज में इसको निकालें तो ये आएगा 30 को 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.6। ओके बच्चों, तो ये हमारी लिमिट थ्योरम के बारे में बात करता है, यानी कि जो हमारी कंडीशंस है वो 0.6 है। ये बताने की कोशिश की जा रही है। इस फार्मूले से भी हम डेरिवेट कर सकते हैं, यानी कि प्राइस ऑफ L, यानी कि प्राइस लिमिट कितनी है, तो कंपिटिटिव प्राइस 50 है इंटू 1 प्लस 0.6। ठीक है, तो इस तरीके से भी अगर आप निकालोगे तो आपका आंसर जो है वो लगभग 80 के करीब आ जाएगा। आप करके कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो बच्चों कुछ एंट्री बैरियर्स होते हैं नई फर्मों के लिए। एक तो एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है एंट्री बैरियर्स, यानी कि जो वर्तमान फर्में काम कर रही हैं उनकी कॉस्ट 50 रुपये आ रही है और नई फर्में 80 रुपये कॉस्ट ला रही हैं, तो यही एंट्री बैरियर है। वो घुसने नहीं देंगी मार्केट में, क्योंकि अगर ये घुसने का कोशिश करेंगी तो प्राइस ऑलरेडी इन्होंने 75 रुपीज़ रखा हुआ है ताकि ये एंटर ही ना कर सके। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, नई फर्में जो हैं उनकी कॉस्ट 50 रुपये है और जो पूरा एग्जिस्टिंग फर्म है उनकी कॉस्ट 50 रुपये है। नई फर्म मार्केट में घुसेगी तो उसकी कॉस्ट 80 रुपये आएगी। नई फर्म को वो एंटर ही नहीं करने देगा। क्यों नहीं एंटर करने देगा? क्योंकि अगर वो एंटर करने देता है तो डेफिनेटली उसको लॉस होगा फ्यूचर लॉन्ग रन में, इसलिए वो प्राइस 75 रुपये डिसाइड करता है। तो ऐसा क्यों कर पाता है वो? क्योंकि उसको एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज है, उसको फर्मों के बारे में जानकारी है, उसको मार्केट के एरिया में जानकारी। देखिए, मान लीजिए मैं केमिस्ट का काम शुरू करता हूँ, तो मैं केमिस्ट का काम शुरू नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को नॉलेज ही नहीं है केमिस्ट की। जबकि जो एग्जिस्टिंग केमिस्ट है, जिसके पास एग्जिस्टिंग केमिस्ट की दुकान है, उसको मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज होगी। तो इसीलिए उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, जिसकी वजह से नई फर्म मार्केट में एंटर नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा बच्चों प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है। देखिए, हर व्यक्ति जब अपना प्रोडक्ट बेचता है तो उसकी एक मार्केट वैल्यू बन जाती है, गुडविल बन जाती है, मार्केट में उसका नाम हो जाता है। जबकि नई फर्मों के पास ये गुडविल होगी ही नहीं, तो डेफिनेटली उनकी जो डिमांड आएगी नहीं मार्केट में, उनको कंपटीशन सर्वाइव करने के लिए अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। अब हम मिल्क पीते हैं, मिल्क में अमूल मिल्क, दिल्ली NCR में अमूल मिल्क खूब चलता है। तो अमूल मिल्क इतना चलता है और एक नई कंपनी आई, मान लीजिए नमस्ते इंडिया, एक कंपनी आई जो मिल्क बेचने का काम करेगी। तो नमस्ते इंडिया चाहे अच्छा मिल्क क्यों ना हो, लेकिन लोग उसको नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं खरीदेंगे? क्योंकि जो एग्जिस्टिंग ब्रांड है वो आपको मार्केट में घुसने ही नहीं देगा। तो ये भी एक वजह होती है बच्चों, जिसकी वजह से नई फर्म एंटर नहीं कर पाती हैं। इसके अलावा आपको एक मिनिमम स्केल ऑफ प्रोडक्शन करना ही पड़ता है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 10 थैली बना दी और आप दूध बेचना शुरू कर दो। आपको एक मिनिमम स्केल तो मेंटेन करना ही पड़ेगा। इसके अलावा कई बार आपको लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट होता है ये नई फर्मों के पास नहीं होता। एग्जिस्टिंग फर्मों के पास तो ऑलरेडी प्लांट है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, डिज़ाइन है, कर्मचारी हैं, ये सारी की सारी चीज़ें नई फर्म कहाँ से लेकर आएगी? और क्योंकि ये नई फर्म लेके नहीं आ सकती, इसलिए मार्केट में एंटर करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा बच्चों नई फर्मों को इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी मिलता है, जो कि पुरानी फर्मों को नहीं मिल सकता है।
तो बच्चों ये सारे के सारे कंसेप्ट है जो कि मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो ये बच्चों नोट्स हमारे आपको हमारी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके अलावा ये चैप्टर हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और अगर आप चाहते हैं कि आप सारी की सारी वीडियो हमारी एक्सेस करें तो आपको हमारी ऐप डाउनलोड कर लेनी चाहिए। वहाँ पर आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे बच्चों और बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में हम कोर्स देते हैं। हमारा कोर्स 500 से स्टार्ट होता है और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग फीस है। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।